Hello dear students, let's start our study once again। इसके पहले मैं आप लोगों को नॉन फाइनाइट में सिंपल इन्फिनिटिव पढ़ा रहा था और सिंपल इन्फिनिटिव में 4 टॉपिक पढ़ा दिया हूँ। लास्ट टॉपिक जो है वो देखो है केस इन अपोजिशन। इस पूरे नोट की फ़ोटो मैं आपके पास भेज दिया था। समझता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी में उसे व्यवस्थित किए रखे होंगे। अब इसके उदाहरणों को मुझे समझाना है, तो आप लोग ये देखिए, हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि अपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड, समानाधिकरण, मतलब जब एक ही स्तर की 2 संज्ञाएं अगल बगल में लिख दी जाती हैं। समानाधिकरण मतलब उनका समान अधिकार रहता है। एक ही चीज़ें होती हैं, उन्हें 2 रूपों में लिख दिया जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में किसी एक ही संज्ञा का 2 रूप एक साथ लिखा गया हो, तो हम उस दूसरे वाले रूप को पहले लिखी हुई संज्ञा का अपोजिशन कहते हैं। चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, अगर एक ही संज्ञा का 2 रूप एक साथ में लिखा गया हो तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये दूसरा रूप जो है पहले का अपोजिशन है। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं आपको कि कहा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से प्रेम करते थे। यहाँ देखो, एक ही व्यक्ति को 2 रूप में व्यक्त किया दिखाया गया। एक बार उनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कहा जा रहा है और एक बार उनका नाम ले लिया जा रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ एक ही संज्ञा का 2 रूप एक साथ में रखा जा रहा है। जैसे कहा जाए कि हम सब उस पवित्र नदी गंगा में स्नान किए। एक बार उसी को पवित्र नदी कहा जा रहा है, एक बार उसी का नाम ले लिया जा रहा है गंगा। तो दूसरा रूप पहले का अपोजिशन होगा। अब अंग्रेजी में वाक्य हो सकता है, जिसे कहा जाए दशरथ द फादर ऑफ लॉर्ड राम was the king of अयोध्या। भगवान रामचंद्र के पिता दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो इस तरह से एक ही संज्ञा का 2 रूप एक साथ में जब भी रखा जाएगा, तब आप क्या करेंगे, समझेंगे कि यह दूसरा रूप पहले का अपोजिशन है। देखिए, कह रहे हैं जब हिंदी वाक्य में कोई ना लगी हुई क्रिया वाक्य में ही प्रयुक्त किसी संज्ञा का दूसरा रूप स्पष्ट हो रही हो, अर्थात उस संज्ञा में क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर के रूप में वही ना लगी हुई क्रिया ही मिले, और उस ना लगी हुई क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर के रूप में वही संज्ञा ही मिले, तो उसे हम केस इन अपोजिशन बनाने हेतु, अब देखिए यहाँ तक पहले जान लीजिए कि ऐसा वाक्य लिखा रहेगा कि कोई ना लगी हुई क्रिया किसी संज्ञा का दूसरा रूप होगी। वाक्य में कोई भी ना लगी हुई ऐसी क्रिया रहेगी जो किसी संज्ञा का दूसरा रूप व्यक्त करेगी, दर्शाएगी। जैसे देखो, और ये सिस्टम है कि उस ना लगी हुई क्रिया में क्या लगा करके प्रश्न पूछोगे तो उत्तर के रूप में वही संज्ञा मिलेगी, और उस संज्ञा में क्या लगा करके प्रश्न पूछोगे तो उत्तर के रूप में वो ना लगी हुई क्रिया मिलेगी। ये इसका नियम है। जैसे
हम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। हमने पहला उदाहरण लिखा है, संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है। इसमें ना लगी हुई क्रिया क्या है? पालन करना। इसी में क्या लगा करके प्रश्न पूछो कि संविधान का पालन करना क्या है? उत्तर मिलेगा हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य जो है वो नाउन है। ठीक। अच्छा करिए, हमारा कर्तव्य क्या है? तो पता चलेगा ये संविधान का पालन करना। उसी कर्तव्य शब्द जो एक नाउन है उसको एक बार ना लगी हुई क्रिया में बता दिया गया, संविधान का पालन करना। ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ना लगी हुई क्रिया किसी संज्ञा का दूसरा रूप दर्शा रही है। आपको समझना चाहिए कि इसे हम कैसी ना पोजीशन बना सकते हैं। जैसे यहां देखो, अनुवाद करने के लिए हमने नियम बताया है कि पहले हम उस ना लगी हुई क्रिया को उसके कर्म आदि सहित वाक्य से बाहर निकालते हैं और शेष भाग में इट सब्जेक्ट बनाकर टू बी वर्ब के साथ ऐसा वाक्य बनाते हैं कि वह संज्ञा वाक्य का अंतिम शब्द बन जाए। कौन सी संज्ञा वाक्य का अंतिम शब्द बन जाए? जिसका दूसरा रूप हो ना लगी हुई क्रिया हो। उसके बाद अल्प विराम लगाकर टू के साथ ना लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था तथा उसका कर्म आदि लिख देते हैं। इसमें होगा क्या? पहले आप ना लगी हुई क्रिया को उसके कर्म आदि सहित वाक्य से बाहर निकालेंगे। बचा हुआ भाग जो होगा उसमें इट सब्जेक्ट बना करके टू बी वर्ब के साथ वाक्य को लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे कि वह संज्ञा वाक्य के अंत में पहुंच जाए जिसका दूसरा रूप ना लगी हुई क्रिया है। ठीक। जब यह भाग पूरा हो जाए तब कामा लगा दीजिए और टू लगाकर ना लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था उससे संबंधित शब्दों को लिख दिया जाता है। नोट लिखाना है, देखना है। नोट हमने भेजा था, इसमें देखो, ऐसे वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट टू अ वर्ब या कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब जैसा भी किया जा सकता है, किंतु केस इन अपोजिशन बनाने के हेतु इट को सब्जेक्ट बनाकर उपरोक्त नियम जैसा अनुवाद किया जाता है। मतलब अगर आपको विशेष निर्देश न दिया गया हो कि आप केस इन अपोजिशन में इसका अनुवाद करिए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद निश्चित रूप से या तो सब्जेक्ट टू अ वर्ब बन सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब बन सकता है। लेकिन ना हम सब्जेक्ट टू अ वर्ब बनाएंगे ना कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब बनाएंगे। अगर केस इन अपोजिशन पढ़ रहे हैं तो हम उसे अपोजिशन बनाएंगे। अपोजिशन कैसे बनाया जाता है वो आपको बताया गया कि एक ही संज्ञा का दो रूप एक साथ में रख दिया जाता है तो दूसरा रूप पहले का अपोजिशन कहलाता है। जैसे उदाहरण हमने लिखा है कि संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ये देखो, एक बार उसी को हमारा कर्तव्य कहा जा रहा है। ठीक। और एक बार ना लगी हुई क्रिया पालन करना, संविधान का पालन करना। इसी कर्तव्य का दूसरा रूप ये ना लगी हुई क्रिया बता रही है। इससे आपसे पूछा जाए कि हमारा कर्तव्य क्या है, इस वाक्य को पढ़ करके उत्तर दो कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो आप कहेंगे कि संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है, ये तो कहेंगे। अच्छा, अगर इसमें क्या लगा करके प्रश्न पूछो कि संविधान का पालन करना क्या है, तो उत्तर मिलेगा कि संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है, ये तो मिलेगा। तो इस तरह से आपको यही समझना है कि ये ना लगी हुई क्रिया जो है वो उसी संज्ञा के जस्ट बगल में ले जा करके लिखना होगा जिसका वो दूसरा रूप दर्शा रही हो। जैसे वाक्य है कि संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है, तो पहले आपको मैं बताया हूँ कि ये ना लगी हुई क्रिया पालन करना और संविधान इससे संबंधित शब्द है, इसको आप निकाल देंगे, बचेगा हमारा कर्तव्य है। अब आप हमारा कर्तव्य है इस भाग का अनुवाद इस तरह से करिए, इट सब्जेक्ट बना करके टू बी वर्ब की सहायता से, कि कर्तव्य शब्द की अंग्रेजी ड्यूटी जो होती है वो वाक्य के अंत में पहुंच जाए। तो आप लिख देंगे इट इज़ आवर ड्यूटी,
लिख देंगे इट इज़ आवर ड्यूटी। इसी ड्यूटी का ही दूसरा रूप ये ना लगी हुई क्रिया है, तो इसी ड्यूटी के बगल टू लगा करके, इसी ड्यूटी के बगल टू लगा करके फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशंस। फॉलो मतलब पालन करना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। इट इज़ आवर ड्यूटी टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कामा लगाना पड़ेगा ड्यूटी के बाद। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हम सभी वाक्यों को आपको भेजा था आपके पास। अब इनका अनुवाद कितने वाक्य भेजा था? 8 वाक्य भेजा था। 8 वाक्यों का अनुवाद मैं कर रहा हूँ। आप उसे समझने की कोशिश करेंगे और अपनी कॉपी में व्यवस्थित करके रखेंगे। जैसे देखो लिखा गया है, नए पौधों को लगाना एक नेक कार्य है। अगर आपसे कहा जाए ये यहाँ ये बात सेट हो रही कि नहीं हो रही है कि एक ही संज्ञा का 2 रूप व्यक्त किया जा रहा है एक ही वाक्य में। एक है नए पौधों को लगाना, ना लगी हुई क्रिया के रूप में बताया जा रहा है, और एक है नेक कार्य। नेक कार्य क्या है पता चलेगा, नए पौधों को लगाना। और अगर इसे पूछे कि नए पौधों को लगाना क्या है, एक नेक कार्य है। ये नेक कार्य जो संज्ञा है इसी का दूसरा रूप ये ना लगी क्रिया बता रही है। वास्तव में अगर इसे ट्रांसलेशन करना है तो आप सब्जेक्ट टू वर्ब भी बना सकते हैं आराम से, लेकिन जब आपको केस इन अपोजिशन पढ़ रहे हैं तो आपको केस इन अपोजिशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए सिस्टम आपको बताया गया कि ना लगी हुई क्रिया को उसके कर्म आदि सहित वाक्य से बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद बचे हुए भाग में इट को सब्जेक्ट बनाकर टू बी वर्ब के साथ वाक्य को लिखिए, और अंत में टू लगा करके कामा के साथ टू लगा करके ना लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था उसका कर्म आदि लिख डालिए। तो आप निकाल देंगे क्या, नए पौधों को लगाना, इतना निकालेंगे। बचेगा एक नेक कार्य है, उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट इज़ अ गुड डीड। इट इज़ अ गुड डीड। अब इसी डीड के बगल में काम, नेक काम क्या है तो पता चलेगा नए पौधों को लगाना। तो टू प्लांट, प्लांट मतलब लगाना, द न्यू सैपलिंग्स। सैपलिंग्स मीन्स पौधा, प्लांट मीन्स माने पौधा होता है, लेकिन चूंकि ये मुख्य क्रिया बना दिए हो तो यहाँ पौधा की अंग्रेजी अलग से लिखनी पड़ेगी, इसलिए हमने न्यू सैपलिंग्स लिख दिया बाद में। इट इज़ अ गुड डीड टू प्लांट न्यू सैपलिंग्स। गरीबों को सताना पाप है। पाप क्या है तो पता चलेगा गरीबों को सताना, और गरीबों को सताना क्या है पता चलेगा पाप। उसी पाप को एक बार पाप नाउन के रूप में लिखा गया है और एक बार उसी पाप को ना लगी हुई क्रिया सताना के रूप में लिखा गया है। एक ही संज्ञा का 2 रूप पाया जा रहा है। आपको सिस्टम बताया गया कि आप लिखेंगे पहले ना लगी हुई क्रिया को उसके कर्म आदि सहित वाक्य से बाहर निकाल देंगे। बचे हुए भाग में इट को सब्जेक्ट और टू मान करके टू बी वर्ब के साथ पूरा वाक्य लिखेंगे जो बचा रहेगा। तो पाप है यही तो बचेगा। सताना किसको सताना, गरीबों को, ये तो निकल जाएगा, बचेगा पाप है। इट इज़ सिन, उसका अनुवाद हो जाएगा इट इज़ सिन। इसी पाप का दूसरा रूप है गरीबों को सताना, तो कामा लगा करके टू टार्चर द पुअर। इट इज़ सिन टू टार्चर द पुअर। अगला वाक्य है देखो, किसानों का काम आंदोलन छेड़ना नहीं था। लिखा गया है किसानों का काम आंदोलन छेड़ना नहीं था। तो किसानों का काम क्या नहीं था, आंदोलन छेड़ना। और आंदोलन छेड़ना क्या नहीं था, किसानों का काम मतलब एक ही संज्ञा का 2 रूप, एक बार उसे किसानों का काम कहा जा रहा है, एक बार आंदोलन छेड़ना कहा जा रहा है। आप अनुवाद करेंगे, इट वॉज नॉट द फार्मर्स वर्क। इट वॉज नॉट द फार्मर्स वर्क। किसानों का काम नहीं था।
टू टैकल एन एजिटेशन। एजिटेशन मीन्स आंदोलन और टैकल मीन्स छेड़ना। इट वॉज नॉट द फार्मर्स जॉब, इट वॉज नॉट द फार्मर्स वर्क टू टैकल एन एजिटेशन। तुम्हारा पीछा करना उसकी बुद्धिमानी नहीं थी। ये तुम्हारा पीछा करना होना चाहिए, पीछे हमने लिख दिया है तो इसको यहाँ बड़ा की मात्रा लगा देंगे, पीछा करना, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पीछा करना उसकी बुद्धिमानी नहीं थी। पहले आप लिखेंगे उसकी बुद्धिमानी नहीं थी, ये तो लिखेंगे इट वॉज नॉट हिज विजडम, इट वॉज नॉट हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी नहीं थी। अब बुद्धिमानी के जस्ट बगल में ना लगी हुई क्रिया जो इसका दूसरा रूप है तो वही लिख दीजिए, क्या है, तुम्हारा पीछा करना, टू फॉलो यू। इट वॉज नॉट हिज विजडम टू फॉलो यू। क्या बाढ़ को रोकना, क्या बाढ़ को नियंत्रित करना कोई आसान काम था? लिखा गया है क्या बाढ़ को नियंत्रित करना कोई आसान काम था। पहले आपको अनुवाद करना पड़ेगा, क्या कोई आसान काम था। तो इसका मतलब यस और नो टाइप क्वेश्चन जैसा लिखा जाएगा, वाज इट एन इजी टास्क, वाज इट एन इजी टास्क, क्या कोई आसान कार्य था। अब इसी टास्क जो कार्य है, आसान कार्य, इसी का दूसरा रूप वो ना लगी हुई क्रिया बता रही है। क्या है वो? बाढ़ को नियंत्रित करना। टू कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करना, टू कंट्रोल द फ्लड हो गया, वाज इट एन इजी टास्क टू कंट्रोल द फ्लड। अगला है, क्या आजकल घर से निकलना अवैधानिक नहीं है। ऐसा नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव जैसा है तो आप लिखेंगे इज इट नॉट इलीगल, अवैधानिक, इज इट नॉट इलीगल टू गेट आउट ऑफ द हाउस दीज डेज। टू गेट आउट मतलब निकलना, बाहर निकलना, टू गेट आउट ऑफ द हाउस घर के बाहर निकलना, दीज डेज इन दिनों। ये हो गया इज इट नॉट इलीगल टू गेट आउट ऑफ द हाउस दीज डेज, क्या आजकल घर से निकलना अवैधानिक नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसका इंतज़ार करना तुम्हारी मूर्खता नहीं थी। यस और नो टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव जैसा लिखा गया है तो आप लिखेंगे वाज इट नॉट योर फॉली, क्या तुम्हारी मूर्खता नहीं थी। वाज इट नॉट योर फॉली, क्या तुम्हारी मूर्खता नहीं थी। और उसका इंतज़ार करना मतलब टू वेट फॉर हिम, टू वेट फॉर हिम। वाज इट नॉट योर फॉली टू वेट फॉर हिम। इस तरह से मैं आपको बताया। अब आप इन सभी वाक्यों को अपनी कॉपी में व्यवस्थित करके रखेंगे। अगली वीडियो में आपको जेरेंडियल इन्फिनिटिव पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।